लास्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। क्या है? थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था कि जब मल्टीपल सोर्सेज होते थे तो वन बाय वन एक सोर्स कंसीडर करते थे और उसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्या वोल्टेज आ रहा है या क्या करंट आ रही है वो हम लोग फाइंड आउट करते थे, देन उसका एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम क्या कहती है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं एक बार। Thevenin's theorem for linear electrical networks states that any combination of voltage sources, current sources, and resistors with two terminals is electrically equivalent to a single voltage source, that is volt V, and a resistor, single series resistor, that is R. इट मीन जब हमारे पास नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, नंबर ऑफ करंट सोर्सेज और नंबर ऑफ रजिस्टर्स का कोई कॉम्बिनेशन या कोई नेटवर्क है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक सिंगल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में रजिस्टर। ठीक है, एनी टू टर्मिनल बाइलिनियर any two terminal linear bilateral DC network can be replaced by an equivalent circuit consisting of voltage source and a series resistor. Suppose हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस हम उस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं बाई अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, दैट इज ईटीएच और वीटीएच, इसको वीटीएच भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एंड अ सीरीज रजिस्टर दैट इज आरटीएच। जो VTH है वो थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। VTH इज थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ETH या VTH एंड RTH। क्लियर? इस थेवेनिन थ्योरम के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। It provides a way to find any particular voltage or current in a linear network with one, two, or any other number of sources. नंबर ऑफ सोर्सेज एक या दो या तीन कितने भी हों, लेकिन हम इसको किसी भी ब्रांच पर किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉर्मली सभी में होगा। वी कैन कनेक्शन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ बाय रिप्लेसिंग रिमेनिंग नेटवर्क विद एन इक्विवेलेंट सर्किट। किसी भी नेटवर्क में किसी भी पोर्शन पर हम किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, कोई से भी दो टर्मिनल हमने कंसीडर कर लिए, उनके अक्रॉस हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। इसको इजीली हम समझ सकेंगे एक न्यूमेरिकल से। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जिसमें एक में रजिस्टर लगा हो, एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और एक सीरीज रजिस्टर लगा हो। ठीक है, देखिए सपोज ये एक नेटवर्क था आपके पास, इसमें आरएल के अक्रॉस यानी ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है ना। और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये दिखने में इजी है बट फिर भी इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकते हैं। इस पूरे सर्किट को, यहाँ से जो ब्लू वाला पोर्शन है, इस पूरे सर्किट को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया? केवल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से और एक रेजिस्टेंस। ये पूरा ब्लू वाला सर्किट इधर इतने से रिप्लेस हो गया। क्लियर है? और जो टर्मिनल के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, जो इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना था, वो यहाँ पर लगा हुआ है। देख लीजिए, ए और बी टर्मिनल ये है, आरएल ये है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक, चलिए अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। ये एटीएच और बीटीएच और ईटीएच कैसे कैलकुलेट होते हैं, आरटीएच कैसे कैलकुलेट होता है। ये ध्यान रखना, ये थेवेनिन वोल्टेज है और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस। हमारा फर्स्ट वर्क क्या होगा, इसके प्रोसीजर कुछ स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोड रेजिस्टेंस वो है जिसके अक्रॉस आपसे पूछा गया है कि करंट फाइंड आउट करो या वोल्टेज फाइंड आउट करो।
ठीक है, अब उसको रिप्लेस कर दिया। फिर हमें आरटीएच कैलकुलेट करना होगा। आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको तो क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़ा था, जो भी एनर्जी सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है, एक आइडियल वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, इसलिए उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। देन जब सारे एनर्जी सोर्सेज वहां से रिमूव हो गए, तो केवल एक रजिस्टिव नेटवर्क होगा जिसमें केवल रेजिस्टेंस ही बचे होंगे। ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट। आपने बीटेक फर्स्ट सेम में भी आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा होगा, जब सीरीज में रजिस्टर हो या पैरेलल में रजिस्टर हो तो उनका क्या आर इक्विवेलेंट आता है, उस मेथड से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो आरटीएच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है वी एस फाइंड आउट करना, यानी वी टी एच फाइंड आउट करना। तो उसमें वापस से वो पूरा सर्किट हम कंसीडर करते हैं, केवल रिमूव करते हैं किसको, आर एल को, और उस आर एल के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। अब आप चाहे केवीएल यूज करके वोल्टेज निकालें या केसीएल यूज करके वोल्टेज निकालें, इट डजेंट मैटर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम आर इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। आर इक्विवेलेंट सर्किट अभी आपको मैंने दिखाया था, देखिए ईटीएच आ गया, आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी। देन इस जो रिमूवल लोड था आपने रिमूव किया था उसको वापस से रिकनेक्ट करेंगे और ये सर्किट बना देंगे। देन इसमें हमें क्या करंट फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ स्टेप होते हैं, आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए, आपसे लिखने के लिए नहीं आएगा। अब एक न्यूमेरिकल हमारे सामने गिवन है, ठीक है, इसको आप कॉपी पे ड्रॉ करें। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू 40 ओम रजिस्टर by using Thevenin equivalent circuit। इस क्वेश्चन को ड्रॉ करिए। आपसे पूछा गया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। 40 ओम 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। जल्दी से ये न्यूमेरिकल सॉरी ये सर्किट ड्रॉ कीजिए। इस सर्किट में हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, और ये लोड रेजिस्टेंस है, दैट इज आर एल। ठीक है, ये दो टर्मिनल हैं ए एंड बी, इनके अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वीटीएच पता होना चाहिए, और आरटीएच पता होना चाहिए। वीटीएच एंड आरटीएच। जब वीटीएच और आरटीएच हमें पता होंगे तो हम उसके साथ सीरीज में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और हमारा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना। आप इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कीजिए।
आपने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। देन फॉर फाइंडिंग RTH, हमें जो बाकी सोर्सेज हैं, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, अदर इट विल बी करंट सोर्स, उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो जो यहाँ पर तो दोनों ही वोल्टेज सोर्स हैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज R इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास इन पॉइंट से, यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इस पॉइंट से हम अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, ये कौन बताए। सर सीरीज में। यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों टर्मिनल से, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। यहीं से तो हमने रिमूव किया है लोड रेजिस्टेंस। अब एक बात सोचो, आप कह रहे हो सीरीज में, अगर मैंने इस टर्मिनल से मैंने कोई करंट फ्लो कराई, और करंट क्या होगी, यहाँ जाती है डिवाइड होगी, और करंट डिवाइड किस में होती है, पैरेलल में या सीरीज में। सर पैरेलल में होती है। पैरेलल में होगी ना। हाँ, पैरेलल में डिवाइड होती है। तो अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस टर्मिनल से, इन दोनों ए और बी के टर्मिनल से देखेंगे, तो ये वाली ब्रांच पैरेलल किसके है, इस वाली ब्रांच के, ठीक है। और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितना होता है, सर R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ओके, क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक 10 ओम है, एक 20 ओम है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.67 ओम। तो ये जो वैल्यू आई आर इक्विवेलेंट की, यही क्या होगा आपका RTH, दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हमारा पहला वर्क हो गया कि हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। सेकंड वर्क है हमारा थेवेनिन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करें, ओके। इसको नोट कर लीजिए, ये सर्किट भी बनाना है शॉर्ट वाला, और ये RTH लिखना है, RT की जगह RTH। सर ये अभी भी समझ में नहीं आया सर, ये पैरेलल कैसे हुआ। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है कि हम देख किधर से रहे हैं। हम इस टर्मिनल से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो दो टर्मिनल हमने ओपन किए हैं, यहाँ से सर्किट को देख रहे हैं। तो अगर आप जैसे किसी मल्टीमीटर की निब एक साथ लें, और एक निब को यहाँ पर रखें और एक निब को यहाँ रखें, है ना, तो इन दोनों निब के अकॉर्डिंग ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों कैसे हो गई, आपस में पैरेलल हो गई, है ना। इसलिए ये रेजिस्टेंस भी हमारे इस टर्मिनल के अक्रॉस, ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आता तो एक मेथड सही नहीं है, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज मुझे यहाँ ही तो वोल्टेज फाइंड आउट करना है लास्ट में, क्योंकि मुझे इस रेजिस्टेंस से, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस को तो रिमूव किया है, तो आप एक एज्यूम कर लो कि यहाँ पर कोई बैटरी है, ठीक है, तो फाइंड आउट तो वोल्टेज नहीं करना है, और इस बैटरी की वजह से करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। अब ये जो करंट है वो डेफिनेटली डिवाइड होगा, दोनों में सेम नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू भी अलग है ना। और अगर सेम भी होती वैल्यू तो भी हाफ हाफ जाता, है ना, आधा करंट इधर जाता,
आधा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये क्या है, डिवाइड हो गया करंट, और जहां करंट डिवाइड हो गया वो पैरेलल में। अगर मैं कहता कि एक पॉइंट तो बी ये है और एक पॉइंट ए ये मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, और मैं इसको ओपन कर देता, ये जो रेड वाला है ना इसको ओपन कर देता क्योंकि इन दो टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है, तो हम ये मानते हैं कि चलो अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो कराते, अब यहाँ से करंट फ्लो कराते तो ये सेम करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में जाती है ना, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। सीरीज में। तो ये हम लोग करंट फ्लो करा के ये पहचान सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि सीरीज में है या पैरेलल में, तब हमें स्टार और डेल्टा से सॉल्व करना पड़ता है। ये भी आपने पढ़ा होगा स्टार डेल्टा, हाँ सर, स्टार डेल्टा पड़ा था है ना, सर। मतलब जो जो रेजिस्टेंस रिमूव कर रहे हैं उसके उसके रिस्पेक्ट से अक्रॉस, देखना हाँ पड़ता है। बिल्कुल डेफिनेटली उसके रेस्पेक्ट से देख, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां से हम देख रहे हैं। ओके सर। ये मैंने इसीलिए आंख बनाने की कोशिश की थी, वो समझ में नहीं आई, इस एंगल से हम देख रहे हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में। पैरेलल के बाद हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट ही हमारा क्या होगा, आरटीएच होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, वीटीएच फाइंड आउट करना। वीटीएच कैसे कैलकुलेट करें, वीटीएच के लिए क्या होगा, जो हमने एनर्जी सोर्स रिमूव किए थे वो तो सब लगे रहेंगे, केवल हमारा रिमूवल पार्ट क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस उसको हमने रिमूव किया हुआ, उसी को बस रिमूव करेंगे, ठीक है। अब वीटीएच का मतलब ये है कि इन दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज कितना आएगा। अगर मैं एक नेब यहाँ लगाता हूँ मल्टीमीटर की, एक नेब यहाँ लगाता हूँ, तो इन दोनों पर वोल्टेज कितना आएगा। देखो अगर मैंने एक नेब यहाँ लगाई, एक बी पे लगाई, तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इन दोनों पर ही वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल ब्रांचेस पे वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। तो मैं किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, चाहे मैं इस मैश को कंसीडर करूँ चाहे इस मैश को कंसीडर करूँ, लेकिन पहले मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि इस ओम 10 ओम रेजिस्टेंस में और इस 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये कंप्लीट मैश कंसीडर कर ली, ठीक है। इस कंप्लीट मैश में हमने एक करंट एज्यूम कर लिया, दैट इज आई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमने 20 वोल्ट के क्रॉस हमने हाई मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। 20 वोल्ट से हमने इसको फ्लो कराया और ये इस डायरेक्शन, अब देखिए अब यहाँ इस नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। देखो यहाँ से जाएगी करंट, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया है, पूरा मेश कंसीडर किया है ना, और इसको इस डायरेक्शन से हमने करंट फ्लो कराई, ठीक। तो ये करंट गई 20 ओम से फ्लो होगी, फिर इधर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ करंट फ्लो होगी नहीं, यहाँ से करंट फ्लो हुई 10 ओम से वापस इस बैटरी पर आ गई, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट मैश कंसीडर कर लिया। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये आई फाइंड आउट करनी है कि 10 ओम और 20 ओम में रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए आप केवीएल लिखना जानते हैं, केवीएल ही लिख लीजिए, ठीक है। 20 एग्जिट साइन लिया प्लस का, 20 माइनस 20 इंटू आई, क्योंकि ये सिंबल क्या होगा, प्लस होगा इधर वाला टर्मिनल, और ये वाला क्या होगा, माइनस होगा। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो किधर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये माइनस होगा। 20 आई माइनस 20 आई आ गया, देन वापस से ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव रेजिस्टेंस का, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -10 आई। अब एग्जिट साइन क्या है यहाँ पर, -10, ठीक है, एग्जिट साइन माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, -10 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही 0 पुट करने के बाद आई को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 20 - 10 अपॉन 20 + 10, क्लियर। तो वैल्यू आ जाएगी 0.33 एम्पियर, यानी जो स्मॉल कर जो आई फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.33 वोल्ट। अभी केवल आई आया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है। ये सर्किट बना लीजिए, इस सर्किट को बनाएं।
आई की इक्वेशन लिख लें। आप चाहें तो केवीएल के फॉर्म में लिख सकते हैं। केवीएल के फॉर्म में इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर सामने। दिस इज 20 माइनस 20i माइनस 10i एंड माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये केवीएल इक्वेशन हो गई। आप आई के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वीटीएच फाइंड आउट करना। वीटीएच कौन सा वोल्टेज है, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है। तो आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, फिजिकली नहीं, केवल समझने के लिए एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, दैट इज वी ए बी या वी बैटरी लगी हुई है वी ए बी। ठीक है, ये फिजिकली नहीं है, केवल हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको एक कंप्लीट मैश मान लिया है। ठीक, और इसमें ये करंट आपकी फ्लो हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये फिजिकली नहीं है, केवल आपको केवीएल समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस इक्वेशन को लिखा है, इस बैटरी को बनाया है। यहाँ पर अभी करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। ठीक है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 0.33 एम्प्स। अब इस बैटरी की वैल्यू निकालनी है, इन्हीं इन दो टर्मिनल पे वोल्टेज निकालना है। तो हम वापस से केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। केवीएल इक्वेशन देखें, 10 ओम से फ्लो करेगी तो प्लस साइन कौन सा हो जाएगा, वही सेम रहेगा। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप चाहें तो इस वाले लूप में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले मैश में भी इक्वेशन लगाएंगे, आपको वीएबी की वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक, तो इक्वेशन लिखें, माइनस 10 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई, 0.33 क्लियर। देन यहाँ पर एग्जिट साइन क्या आएगा, माइनस का, माइनस 10 वोल्ट जो बैटरी वाली है। देन अब इसमें एग्जिट साइन क्या होगा, प्लस वी। मैंने वी लिख दिया है क्योंकि ए बी इसमें सब्सक्रिप्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो वी ए बी इक्वल टू 0। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यही इक्वेशन आ रही है। इन्होंने दूसरा वाला मैश कंसीडर किया है, 20 वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.33। ठीक है, ये जो VAB आया, ये ही हमारा क्या होगा, VTH होगा। ये क्या होगा, VTH। अब हमने RTH फाइंड आउट कर दिया, VTH फाइंड आउट कर दिया, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है वापस से। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो हो गया आपका VTH और ये हो गया आपका RTH। और जो लोड रिमूव किया था
वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको वापस से कनेक्ट कर दिया, जो रिमूवल लोड था। इक्वेशन तो लिख ली होगी, ये वाली इक्वेशन लिख ली। यस सर। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बना? हमने VTH कनेक्ट कर दिया, RTH कनेक्ट कर दिया, और जो लोड रिमूव किया था उसको वापस से रिकनेक्ट कर दिया। देन अब ये करंट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर वैल्यू लिखी जरूर है बट आपको ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बैटरी है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में ही सेम करंट फ्लो करेगी। आप अगर यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों में ही सेम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी? जो रिक्वायर्ड आई है वो क्या होगा? V अपॉन R। V की वैल्यू क्या हो जाएगी? VTH हो जाएगा, दैट इज 13.33। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए क्या होंगे? सिंपल ऐड हो जाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2, और वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.286 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना, ये वाला, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये हमने करंट फाइंड आउट किए लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला स्टेप था हमारा RTH फाइंड आउट करने का, जिसमें हमने लोड रिमूव किया, देन अदर एनर्जी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस किया। उसके बाद फिर VTH फाइंड आउट करना था, तो पूरा सर्किट वापस से कंसीडर किया, केवल लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया, और किसी भी मेथड से आप उसमें VTH कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप KCL अप्लाई करें चाहे KVL अप्लाई करें। ठीक है, ये आपके आज की टॉपिक हो गया। इसमें आप बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क। सर वो जो इससे पहले वाला स्टेप था ना, जिसमें वो मतलब अपने को बीच में वोल्टेज एक सोर्स को मतलब सपोज करना था, हाँ, जो इसे जस्ट इसे तो मतलब वो जो एग्जाम में उसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या बीच में, कि नहीं मतलब नहीं लेट सपोज। नहीं, ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए आपको केवल डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिखनी है ना। क्योंकि मैं आपको बोला वो फिजिकली है ही नहीं, केवल ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों टर्मिनल पर कोई वोल्टेज है। डेफिनेटली अगर आप निब लगाओगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना। ये अलग अलग टर्मिनल्स हैं, बीच में देखो एक रेजिस्टेंस भी आ गया, बीच में एक वोल्टेज भी बैटरी भी आ गई। ठीक है ना, तो इन दोनों टर्मिनल पर कोई ना कोई वोल्टेज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर निब कनेक्ट कर दूं और यहाँ पर निब कनेक्ट कर दूं तो इन दोनों पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल एक वायर है और ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो आपके मल्टीमीटर में आपको जीरो रीडिंग शो होगी। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए भी बात करेंगे, दूसरी वाली ब्रांच के लिए भी, तो भी सेम केस है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो इस पर भी कोई वोल्टेज हमें मिलेगा। लेकिन वोल्टेज सेम इसलिए है क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों क्या है? पैरेलल। पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको केवल इक्वेशन लिखनी कैसे है, इसलिए मैंने आपको वो ड्रॉ करके बताया। ये आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये केवल इसलिए बताया था ताकि आप इस इक्वेशन को लिखने में समझ सकें कि ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और कोई प्रॉब्लम?